नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का दोस्तों स्टैटिक पॉलिटी के इस कोर्स में आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स काफ़ी डिटेल में हमने किया है। सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे एक प्ले लिस्ट में विच इज़ देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो उसको भी जाकर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पॉलिटी बाय निधि मैम के नाम से। पार्ट 4 आज शुरू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन करेंगे पार्ट 4 का, डीपीएसपीस का। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं, आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट यू हैव सीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी के साथ साथ 2023 में जाने के लिए रिजॉल्व 2023 लेकर आया अनअकैडमी आपके, इसलिए में नया साल होगा, नए रेजोल्यूशन होंगे, नए गोल होंगे और अनअकैडमी आपको देगा 23% का ऑफ ऑन ऑल योर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस। अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से नए बैचेस शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 से। अब जो डायरेक्टिव पॉलिसीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन कई बार होता है, क्योंकि डायरेक्टिव जो पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है एक्चुअली वो भी राइट्स की तरह ही हैं इंडिविजुअल्स के, वो भी हमारे अधिकार ही तो हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक तरफ जहां राइट्स, फंडामेंटल राइट्स स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कई बार कि आप ऐसा नहीं कर सकते, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स राज्यों को डायरेक्ट करते हैं, स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, स्टेट को ऐसा करना चाहिए, इस तरह की चीजें हैं। तो बेसिकली ये डायरेक्टिव्स या एक तरह से दिशा निर्देश की तरह है, निर्देशन है राज्य सरकारों को इनफैक्ट। स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पर भी वही होगी जो जो आर्टिकल 12 में थी। यहाँ पर भी आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। आर्टिकल 36 जो है इट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दी हुई है, बिल्कुल सेम। यानी कि जहां पर भी स्टेट को रेफर किया जाएगा, इसका मतलब वो जगह होगी कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, या जहां पर भी गवर्नमेंट का, कहीं पर भी गवर्नमेंट का एक तरह से रिलेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, एवरीथिंग कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट हियर। ठीक है, तो स्टेट की डेफिनेशन हम यहाँ नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट को निर्देशित किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि स्टेट को क्या क्या करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी। क्या जो पॉलिसीज राज्य सरकारें या केंद्र सरकार बनाएंगे, जो भी राज्य पॉलिसीज बनाएंगे, उसमें क्या प्रिंसिपल्स, किन चीजों को फॉलो उनको करना चाहिए, इस तरह के डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू क्रिएट सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर विच द सिटीजन्स के लीड अ गुड लाइफ। जहां फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के उद्देश्य से लाई गई थी, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे वो सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी लाने के लिए थे, कि इस तरह की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को क्रिएट किया जाए लोगों के लिए, ताकि एक अच्छा जीवन यापन वो कर सके। इनका उद्देश्य है कि वो स्टैब्लिश करें सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना एक वेलफेयर स्टेट के जरिए। ठीक है, भारत के संविधान ने इस जो आइडिया था डीपीएसपी का, उसको बोरो किया आयरलैंड से इन 1937। आयरलैंड ने आइडिया लिया था स्पेन से, तो हमने लिया आयरलैंड से और आयरलैंड ने लिया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। के फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 36 इट टर्म्स स्टेट इन पार्ट 4। इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है एज इन पार्ट 3 डीलिंग विद फंडामेंटल राइट। स्टेट की वही परिभाषा है 36 में जो आर्टिकल 12 में दी है, यानी जहां पर भी राज्य का कोई इन्वॉल्वमेंट है उसको स्टेट कहा जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस की तरह है, संवैधानिक निर्देश हैं या रिकमेंडेशंस हैं स्टेट में। जो भी राज्य है, जो भी सरकारें हैं, मतलब कहीं पर भी हो सकती हैं, विधायिका में भी, एग्जीक्यूटिव में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। ठीक है, सभी जगह पर, कार्यकारी हो, विधायिका हो, प्रशासनिक मैटर्स हो, कहीं पर भी यहाँ पर ये संवैधानिक रिकमेंडेशन या इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करती हैं।
आपको ऐसा ऐसा करना है, राज्य को ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना जहां पर सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो, समानता की को लाया जा सके, या एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी, जो कि दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उससे भी काफी ज्यादा रिजेंबलेंस है इनकी। और साथ साथ ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्राम को मतलब रखते हैं समक्ष। इस तरह के डायरेक्शन दिए गए हैं कि सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्राम्स लाए जा सके किसी भी एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए। इस तरह के जो प्रोग्राम्स लाए जाने चाहिए वो सब इसमें दिए गए हैं, उस तरह के निर्देशन दिए गए हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। जो उद्देश्य है इनका कहीं ना कहीं है कि वो रियलाइज करें जो भी हाई आइडियल दिए गए हैं, जस्टिस के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, जो कि हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं, संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। नाउ एक तरफ मैं आपको ये क्लियर कर दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनलाइक फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं। आर्टिकल 32 हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपकी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या होता है? तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 226 के अंडर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है और ये लीगली एनफोर्सेबल भी नहीं है। अगेन अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, इनके वायलेशन, इनके उल्लंघन पे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया है, सरकारें तो ऐसा कर ही नहीं रही हैं तो हम कोर्ट चले जाएं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनके उल्लंघन पर ना तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ना इनको एनफोर्स करा सकते हैं लीगली, ठीक है। इसीलिए जो भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल गवर्नमेंट जो है, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 ये कह देता है कि माना कि ये नॉन जस्टिसिएबल है और दे कैन नॉट बी लीगली एनफोर्सेबल, लेकिन ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये मूलभूत हैं किसी भी राज्य की गवर्नेंस के लिए, सरकार चलाने के लिए ये आवश्यक हैं। और ये ड्यूटी है राज्य की कि इनको अप्लाई किया जाए जब भी लॉ बनाए जाए। ये जो प्रिंसिपल्स दिए हैं इनका इस्तेमाल किया जाए कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसीज बनाते हुए। तो एक तरफ तो ये क्लियर है कि नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। दूसरी तरफ ये भी क्लियर कर दिया गया आर्टिकल 37 में कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए किसी देश की। तो मॉरली इंपॉर्टेंट है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कैटेगराइजेशन ऑफ डीपीएसपीस की बात करें तो जो कैटेगराइजेशन है ना, इसको संविधान में कहीं कैटेगराइज नहीं किया गया। इसको बेसिकली जिस तरह का इसमें कंटेंट है, जो भी डायरेक्शन दी गई हैं, उसके आधार पे 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। जैसे कि है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो भी सामाजिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को मैच करते हैं, जैसे जो भी कामगारों के हितों को संरक्षण करेंगे, उनके लिए जो भी सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स होंगे। गांधीयन प्रिंसिपल्स जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड होंगे। लिबरल प्रिंसिपल्स जो उदारवादी प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो भी आर्टिकल्स हैं, डायरेक्टिव्स हैं जिसमें सोशलिस्टिक कंटेंट है ना, या डायरेक्शंस हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आ जाएंगे। गांधीयन आइडियोलॉजी है तो गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल उदारवादी है तो लिबरल प्रिंसिपल्स में आ जाएंगे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल ले डाउन करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, जहां पे जो भी काम करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, उन सभी के हितों का संरक्षण किया गया है ताकि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, न्याय प्रोवाइड किया जा सके और एक तरह से रास्ता बनाया जा सके वेलफेयर स्टेट की तरफ। गांधीयन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, गांधी जी की जो विचारधारा थी उस पर बेस्ड है। ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मतलब हितों का, जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी ग्रास रूट लेवल पर लोग हैं, उनको दोबारा से लाया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए, उस तरह के जो कि एनंसिएट किए गए थे गांधी जी के द्वारा नेशनल मूवमेंट के समय पर। वो डायरेक्शंस जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आ जाती हैं। इसी तरह से है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उदारवादी, आगे बढ़ने वाले, जैसे कि आप जो पुरानी चीजें एज इन
तो अंधविश्वास है उससे बाहर निकलना, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स होंगे। तो इन प्रिंसिपल को इंक्लूड किया गया है जो रिप्रेजेंट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, उदारवादी आइडियोलॉजी। अगले सेशन में इन तीनों कैटेगरीज के अंडर जो जो भी आर्टिकल्स आते हैं डीपीएसपीज में उनको कवर करेंगे। आई होप आपको कैटेगराइजेशन समझ में आएगा। जब आप आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी भी इसमें हो जाएगी। दोस्तों रफ्तार बैच जो होगा ये होगा लास्ट रिविजन बैच 2023 के प्रीलिम्स के लिए, 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। आरंभ शुरू होगा 12 जनवरी से। लोन फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल होगी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 to enroll for any of the course with 0% EMI का option. So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless.